नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल लेकर हाजिर हूं खबरों की खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दलित छात्र खुदकुशी पर घिरा केंद्र, एचआरडी ने लिखी थी 5 चिट्ठियां, वाजपेयी लौटाएंगे डिलीट। राहुल और ओवैसी ने मांगा वीसी और केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा। देश में पहली बार महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण, बिहार ने की पहल, नीतीश कुमार ने किया 33% आरक्षण देने का ऐलान। दिल्ली और बिहार में महंगा मिलेगा पेट्रोल और डीजल, दोनों सरकारों ने बढ़ाया वैट। गुरदासपुर के तत्कालीन एसपी सलविंदर सिंह से एनआईए ने किया लाई डिटेक्टर टेस्ट, पठानकोट के आतंकवादियों के बारे में की गहन पूछताछ। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आरोपी महिला के बीच झगड़े का सामने आया वीडियो, तस्वीरों में मारपीट के बजाय होती दिख रही है बहस। और गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी शबाब पर, 26 वर्ष बाद राजपथ पर करतब दिखा रहे हैं डॉग स्क्वाड्स। जी तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद कई चिट्ठियां सामने आना शुरू हो गई हैं, जिनमें से 5 चिट्ठी केंद्र के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखी गई थीं। इन चिट्ठियों को रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में बढ़ते राजनीतिक दबाव और दखलंदाजी के तौर पर लिया जा रहा है। श्रीमती स्मृति ईरानी के मंत्रालय की तरफ से ये खत सितंबर से लेकर नवंबर के बीच भेजे गए। इनमें केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की शिकायत पर यूनिवर्सिटी से कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। इसके बाद रोहित वेमुला समेत 5 छात्रों के हॉस्टल और कैफेटेरिया एरिया में जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इधर रोहित के सुसाइड के बाद हैदराबाद के अलावा दिल्ली और पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले पर देश की सियासत में अचानक से उबाल आ गया है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी मृतक छात्र के परिवार वालों से मिले, आंदोलनकारियों से मिलने हैदराबाद गए और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। वहीं हत्या के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर भी चल निकला है। Certainly he has committed suicide. But the conditions for his suicide have been created by the Vice Chancellor and the Minister and the institution. And that means that there is no question, absolutely no question on merits for the Vice Chancellor to remain here. हैदराबाद पहुंचे श्री राहुल गांधी ने बगैर किसी लाग लपेट के केंद्रीय मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय और यूनिवर्सिटी के वीसी पर रोहित की खुदकुशी की पूरी जिम्मेदारी डाल दी। इससे पहले हैदराबाद पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष ने खुदकुशी करने वाले छात्र रोहित वेमुला की मां से मुलाकात की, उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मां से मिलने के बाद राहुल हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे और धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात की। The man in charge of the university has to show the bare minimum respect and courtesy to go and meet that person's family. And the fact that this gentleman has not had the decency and the dignity to meet the mother here is also an insult not only to this country, it is an insult to this institution, it is an insult to every single student in this institution. हैदराबाद यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे छात्र भी बंडारू दत्तात्रेय और वीसी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। वो हमारे बीच नहीं है, उनसे उनका फैमिली का सपोर्ट सिस्टम चला गया है। यूनिवर्सिटी उनके फैमिली मेंबर को एक एम्प्लॉयमेंट देगा और 50 लाख कंपेंसेशन हम डिमांड कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि ये खुदकुशी नहीं हत्या है, ये लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समानता की हत्या है। मोदी जी को अपने मंत्री को बर्खास्त कर देश से माफी मांगनी चाहिए। रोहित वेमुला की खुदकुशी के विरोध में देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है।
जेएनयू के बाद एफटीआईआई पुणे के छात्र भी एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस कारण रोहित वेमुला हमारे साथी को आत्महत्या की ओर जाना पड़ा। तो ऐसी जो गतिविधियां कैंपस में हो रही हैं, इसके खिलाफ जितनी भी प्रगतिशील शक्तियां हैं उनके साथ सॉलिडेरिटी व्यक्त करना। इस बीच केंद्र सरकार ने खुदकुशी पर जारी सियासत को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। घटना दुखद है, ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए कि कोई छात्र या कोई व्यक्ति आत्महत्या करे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला ने 17 जनवरी को खुदकुशी कर ली थी। कहा जा रहा है कि एबीवीपी के छात्र नेता पर हमले के आरोप में सस्पेंड किए जाने के बाद से ही रोहित अवसाद में था। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी, तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दलित छात्रों के साथ भेदभाव जो होता था, ये पिछले काफी वक्त से होता चला आ रहा है। आरोप भी पिछले काफी वक्त से लगाए जाते रहे हैं और इन आरोपों को इस वजह से और भी ज्यादा मजबूती मिल जाती है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से कई दलित छात्रों ने कैंपस के भीतर अलग अलग जगहों पर खुदकुशी की है। तेरे खातिर जिंदा है रोहित, तुम्हारे खून से इंकलाब आएगा। रोहित, तुम्हारे खून से इंकलाब आएगा। रोहित वेमुला की मौत पर हंगामा बरपा है, लेकिन क्या हैदराबाद विश्वविद्यालय के लिए यह कोई नई घटना है? अब आरोप लग रहे हैं कि दलित छात्रों की खुदकुशी के पीछे जाति की राजनीति वजह रही है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष केपी जुहेल का कहना है, 8 छात्रों की खुदकुशी कोई छोटी संख्या नहीं है, लेकिन इसके बाद भी दलित छात्रों के मुद्दे पर विश्वविद्यालय की नींद नहीं टूटी। रोहित की मौत ने यह जाहिर कर दिया कि कैंपस में दलित छात्रों के साथ किस कदर भेदभाव हो रहा है। 2013 में विश्वविद्यालय के पीएचडी स्कॉलर एम वेंकटेश ने दलित के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए अपनी जान दे दी थी। अब आरोप लग रहे हैं कि दलित और गरीब छात्रों की मुश्किलों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई योजना नहीं है। इसका नतीजा यह है कि कई दलित छात्र बीच में ही अपना करियर छोड़ कैंपस से चले जाते हैं। सरकार अगर इन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाती है तो उसमें अक्सर इतनी देर हो जाती है कि जिसका कोई फायदा ऐसे छात्रों को नहीं मिल पाता। रोहित के साथ ऐसा ही हुआ। उसे लंबे समय से स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिले थे। 2008 में सेंथिल कुमार नाम के पीएचडी स्कॉलर ने जहर खाकर जान दे दी। सेंथिल के साथ भी यही हुआ था, उसे भी स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिले थे। जाहिर है, जिस विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों को समझने और उनकी परेशानियों को कम करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है, वहीं इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी, तो इस पूरे मामले में दरअसल कब कब क्या क्या हुआ, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि रोहित वेमुला के मामले में कब क्या क्या हुआ। जी, रोहित केस जो है, दरअसल रोहित हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। आप सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रहे थे और इसलिए आपको हर महीने 25,000 रुपए मिलते थे और एचआरए आपको अलग से मिलता था। यह रिसर्च वर्क के काम आता था। विश्वविद्यालय के मुताबिक कागजी कार्रवाई में देरी की वजह से स्टाइपेंड को रोक दिया गया था, यह दलील दी गई। स्टाइपेंड बंद होने के बाद रोहित ने एक दोस्त से अपने 40,000 रुपए का कर्जा लिया और अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन यानी एएसए से भी रोहित जुड़े हुए थे, उसके सक्रिय सदस्य रोहित थे। एएसए ने याकूब मेनन की भी फांसी का विरोध किया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो संगठन है उसने याकूब मेमन जो आतंकवादी है उसकी फांसी का भी विरोध किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। एबीवीपी ने मुजफ्फरनगर बाकी है डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का विरोध किया था और एएसए ने एबीवीपी के विरोध की निंदा की। तो ये छात्रों की आपसी लड़ाई थी, आपसी राजनीति थी छात्रों की, और इसमें जो एक्टिवली जो शिकार बना वो रोहित वेमुला। 5 अगस्त को विश्वविद्यालय ने रोहित और एएसए के 4 सदस्यों के खिलाफ जांच शुरू की। एएसए कार्यकर्ताओं पर एबीवीपी नेता सुशील कुमार से गंभीर तरीके से मारपीट का आरोप लगा और 17 अगस्त को बंडारू दत्तात्रेय ने एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय जातिवादियों, चरमपंथियों और देशद्रोहियों का अड्डा बन गया है। यह दत्तात्रेय साहब ने लिखित में लिखा और फिर उसके बाद एक्शन हुआ और सवालों में घिरी जांच के बाद रोहित समेत आनन फानन में 5 छात्रों को निलंबित कर दिया गया। 17 दिसंबर को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलंबन को सही करार दिया था, 17 दिसंबर को,
और हॉस्टल के बाहर एक टेंट में जो निलंबित छात्र थे उन्होंने रिले भूख हड़ताल शुरू की। रिले भूख हड़ताल यानी कि क्रमशः एक दिन, फिर उसके बाद खाना खा लिया, अगले दिन फिर भूख हड़ताल, इस तरह से, मतलब आमरण अनशन नहीं, भूख हड़ताल थी। और 17 जनवरी को रोहित ने खुदकुशी कर ली मजबूरन। रोहित के एक दोस्त के कमरे में रोहित ने खुदकुशी की। हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में रहने के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहा था, यह कमरा एएसए कार्यकर्ताओं का एक्टिविटी रूम था। 5 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला था। सुसाइड नोट में रोहित ने लिखा क्या? मुझे लगता है कि मेरी आत्मा और मेरे शरीर के बीच दूरी बढ़ती जा रही है और मैं एक दानव बन गया हूं। मैं एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन सिर्फ ये चिट्ठी लिख पा रहा हूं। तो ये रोहित ने इसमें लिखा हुआ था। तो ये पूरे रोहित केस का सच था। और लगातार जो खबरें हैं वो हम आपको इससे जुड़ी हुई तमाम आगे भी दिखाते रहेंगे। बहरहाल खबरों में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी एजेंसियों की हिरासत में है या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कानून मंत्री ने मसूद अजहर के प्रोटेक्टिव कस्टडी में होने की बात कही। तो दूसरी तरफ भारतीय खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मसूद अजहर पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है, उसके ऊपर कभी कोई शिकंजा कसा ही नहीं गया था। I think I chose my words very carefully that I am not aware of such arrest. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीलुल्लाह के पास मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी की कोई जानकारी इसलिए नहीं थी क्योंकि ऐसी कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। पठानकोट हमले के बाद भारत ने जो सबूत पाकिस्तान को दिए, उनसे साबित हो गया कि पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान से आए थे। हमले के पीछे जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर का हाथ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भरोसा दिया था कि आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी। पाकिस्तान से खबरें आई कि मौलाना मसूद अजहर और जैश के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अब खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने जैश-ए मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मसूद अजहर को हाउस अरेस्ट करने की खबर बेबुनियाद थी। जैश के 3 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इस कार्रवाई का पठानकोट हमले से कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार को भी पाकिस्तान की ओर से मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दी गई। We do not have any information regarding the arrest of Maulana Masood Azhar. हाफिज सईद, जकीर रहमान और अब मौलाना मसूद अजहर, किसी के खिलाफ सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। सूत्रों के मुताबिक अब भारत सरकार पाकिस्तान को जैश और मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ 170 पन्नों का डॉसियर सौंपने जा रही है। लेकिन सवाल पाकिस्तान की नीयत पर है। क्या हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान धोखा देगा? और इन हालात में पाकिस्तान से किसी भी स्तर पर बातचीत का क्या मतलब रह जाता है? ये होना नहीं चाहिए। ऐसी सैन्य ही कर सकते, बहुत हो गया। सैन्य की जो क्षमता देश की थी वो खत्म हो गई। हम लोग तो एज ए रक्षा मंत्री मेरी खत्म हो गई, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी, और पठानकोट के आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने पहले से अलग रुख जरूर दिखाया है। भारत पाकिस्तान को कार्रवाई के लिए वक्त देता दिखा तो पाकिस्तान भी कार्रवाई करता हुआ नजर आया, लेकिन वो जबानी जमा खर्च ज्यादा था। जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की गिरफ्तारी की फर्जी खबर इसमें सबसे ऊपर रही। इसके बाद ही यह तय हो गया था कि दोनों देश बातचीत बंद नहीं करेंगे। हालांकि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव यह कहता है कि बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान ने मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ अभी तक सक्रिय तौर पे कोई बड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई नहीं की है। पठानकोट हमले के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं। इससे पुख्ता सबूत भारत पाकिस्तान के साथ लगातार साझा करता रहा है। इससे पहले कि आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया नकारने की होती रही थी, लेकिन इस बार वहां की नवाज शरीफ सरकार का रवैया सकारात्मक दिखा। वहां की सरकार ने भारत के दिए शुरुआती सबूतों को नाकाफी बताते हुए भी कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में, और अब हमें देखना है कि पाकिस्तान उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या निर्णय लेता है। पठानकोट एयरबेस में जब ऑपरेशन चल रहा था तो उस वक्त नवाज शरीफ श्रीलंका के दौरे पर थे। वहीं से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर कहा कि उनकी सरकार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान के एनएसए, जंजुआ और फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर
सरताज अजीज को भारत की मांग के हिसाब से काम करने को कहा है। इसके बाद जैसे ही नवाज शरीफ अपने देश लौटे, उन्होंने एक के बाद एक कई हाई लेवल मीटिंग्स की, जिनमें पठानकोट हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पाकिस्तान में जेआईटी बनाई गई और 11 जनवरी को जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों पर छापे मारे गए। साथ ही जैश सरगना मसूद अजहर और उसके भाई समेत कई आतंकियों को हिरासत में लेने की खबर आई। इसके अगले ही दिन केंद्रीय गृह मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर सरकार की नीति साफ कर दी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है, तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभी नहीं है। गृह मंत्री के बयान के बाद विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खुफिया एजेंसियों के बीच और इनकी पीएमओ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ विचार विमर्श का दौर चला, जिसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के विदेश सचिव 15 जनवरी को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बातचीत जल्द ही होगी। आपसी सहमति के साथ यह फैसला लिया गया कि बहुत निकट भविष्य में इनको पुनर्निर्धारित करेंगे। जब यह तय हो गया कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत को तैयार है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह ने मसूद अजहर के हिरासत में लेने की खबर की पुष्टि की। सनाउल्लाह ने कहा कि पठानकोट हमले के सिलसिले में हमने मसूद अजहर और उसके साथियों को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया है। पठानकोट हमले में उसकी भूमिका साबित होने के बाद हम उसे गिरफ्तार करेंगे। इस बीच मसूद अजहर के आजाद घूमने की रिपोर्ट्स भी आईं, लेकिन आधिकारिक बयान के मुताबिक मसूद अजहर हिरासत में है। मसूद पर शिकंजा कसना इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान सरकार के इसी कदम ने भारत से बातचीत का दरवाजा खोल दिया। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी, तो बातचीत का दरवाजा तो साफ खुला हुआ है, लेकिन ठोस तौर पे अभी भी कुछ होता नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा, हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों नजर नहीं आ रहा है। जी, ये देखिए, इस पाकिस्तान पर भरोसा आखिरकार हम क्यों करें? क्योंकि मुंबई में जो हमला हुआ, मुंबई हमलों के बाद यानी 26 नवंबर 2008 के बाद पठानकोट हमले तक अभी क्या हुआ, इन 8 वर्षों में क्या खोया क्या पाया, पहले वो समझ लें, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार हम इस पाकिस्तान के ऊपर भरोसा अगर करें तो करें क्यों। जी, मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान ने एक संयुक्त जांच टीम बनाई, अभी भी यही किया पाकिस्तान ने, कोई अंतर नहीं है। 12 दिसंबर को जमात उद दावा पर छापे मारे, 11 जनवरी को जैश ए मोहम्मद पर छापे मारे, जमात उद दावा से संबंधित ट्रस्ट के दफ्तर सील कर दिए गए। यहां पर भी यही सेम कार्रवाई हो रही, देखिए फोटोकॉपी हो रही है 2008-2016 में। यूएनएससी प्रस्ताव 1267 के तहत कार्रवाई करने की बात हो रही है, अभी भी कार्रवाई करने की बात हो रही है। पाबंदी के बाद लश्कर तैयबा ने नाम बदल दिया, जमात उद दावा कर दिया, जेएम ने नाम बदल दिया और खुदम उल इस्लाम के नाम से एक नया फ्रंट खोल दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है उस दबाव के चलते जो इंटरनेशनली जो फंडिंग ब्लॉक कर दी जाती है वो फंडिंग ब्लॉक नहीं होगी। अब तब क्या हुआ कि साहब जेयूडी का जो सरगना है वो हाफिज सईद, उसे हिरासत में लेने का दिखावा तब भी किया गया था। हिरासत में यह कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा, लेकिन पाकिस्तान और भारत की सरकारों के पास आधिकारिक तौर पे इस बारे में कोई सूचना नहीं है। लश्कर तैयबा का जो ऑपरेशन कमांडर है जकीउर रहमान लखवी, उसे उस वक्त गिरफ्तार वाकई किया गया था, भले वो कागजों में हो लेकिन गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अभी केयूएल चीफ और मसूद का भाई अब्दुल रऊफ असगर हिरासत में लेने की बात कही जा रही है, लेकिन भारत की सरकार के पास काबिल गौर बात यह है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तब एमपीओ भारत के मीसा जैसा एक कानून के तहत कार्रवाई हुई पाकिस्तान में, और अभी भी यही कार्रवाई हुई है, तो अंतर कुछ नहीं है, फोटोकॉपी लग रही है। जांच टीम भारत आई लेकिन कार्रवाई कुछ खास नहीं हुई। जांच टीम भारत भेजने पर पाकिस्तान का जोर है, भारत मान भी गया है। इस बार आगे क्या होगा यह देखने वाली बात यह है। अच्छा, अब देखिए तब लखवी के साथ क्या हुआ। लखवी पर आपराधिक मुकदमा चलाया गया, पाकिस्तान की फेडरल जांच एजेंसी ने जांच की, नाम की जांच थी लेकिन जांच की। मुंबई हमलों में उसकी भूमिका पर मुकदमा जारी हुआ, कई जज बदले गए, मुकदमे की रफ्तार इतनी स्लो कि कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल लखवी बेल पर जेल से बाहर है और आतंकवादी गतिविधियों को धड़ल्ले से संचालित कर रहा है। हाफिज सईद के साथ क्या हुआ, हाफिज सईद को हिरासत में लिया गया, दिखाया गया कि ऐसा किया गया, एमपीओ कानून के तहत नजरबंद किया गया। एमपीओ क्या है, नीचे हमने लिखा है, दिखा रहे हैं आपको कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, ये पाकिस्तान सरकार ने इस एक्ट को बनाया है और उसके तहत कार्रवाई करने की बात करती है, दिखावा करती है। मुंबई हमलों के मुकदमे से
नहीं जोड़ा गया। यह अपने आप में एक बड़ी नाकामी थी भारत की और कामयाबी थी, चालाकी थी, बदमाशी थी पाकिस्तान की। 9/11 मुंबई 7/11 हमलों के बाद भी नजरबंद किया गया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में घूमता हुआ नजर आया हाफिज सईद। ना सिर्फ घूम रहा था बल्कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से उसे सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो संगीनों के साये में भारत के खिलाफ सीमा पार से जहर उगल रहा था। हर बार सरकार ने सब सबूत पेश करने की तमाम बातें कही। पाकिस्तान की अदालतों ने हाफिज सईद को रिहा कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए आप किस तरह से ये कुछ खास नहीं हो रहा है। ये जो भी हो रहा है केवल आई वॉश है, केवल दिखावा है। लेकिन अब अहम सवाल यह है कि आखिरकार भारत की सरकार इस दिखावे पर अगर भरोसा करे तो करे क्यों? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भारत को इस दिखावे पर भरोसा फिलहाल नहीं करना चाहिए। जी, खबरों में और आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर हर सवाल का जवाब ढूंढने की लगातार कोशिश, यह कोशिश अब लत बनने लगी है और कई लोग इस चक्कर में बीमार होने लगे हैं। जी देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। सर्च इंजन गूगल ने जिंदगी की कई मुश्किलें हल कर दी हैं। ये आईटी प्रोफेशनल भी गूगल का दीवाना है। जॉब हो या कोई पर्सनल जरूरत, कुछ समय पहले तक हर चीज का जवाब गूगल में ही ढूंढता था। गूगल सर्च का शौक इतना बढ़ा कि धीरे धीरे जिंदगी की रोजमर्रा की जद्दोजहद का सवाल भी गूगल से ही ढूंढने लगा। जिन सवालों का जवाब अनुभव के साथ ही मिल सकता है, उनके रेडीमेड जवाब गूगल से पाने की उम्मीद जिंदगी पर भारी पड़ गई। मैं तो अभी आईटी प्रोफेशन में काम करता हूँ, तो मेरी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ के बारे में जब खाना खाना हो तो मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। तो मैं गूगल पे वो सिम्टम सर्च किया है तो मुझे रिजल्ट कुछ अनोखे दिख रहे थे। मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि मुझे शायद कैंसर तो नहीं हुआ है। जरूरत पहले लत बनी और फिर धीरे धीरे बीमारी में तब्दील हो गई। इसने मान लिया था कि गूगल के पास हर सवाल का जवाब और हर मर्ज का इलाज है। लिहाजा बीमार होने या बीमार होने की आशंका में डॉक्टर को दिखाने के बजाय लक्षणों के आधार पर गूगल से तस्दीक करा ली और सर्च में दिखाई गई दवाई लेने लगा। इंटरनेट पर निर्भरता इतनी भारी पड़ी कि पूरी तरह से साइबर कॉन्ड्रिया का शिकार हो गया। बहुत ज्यादा नेट के यूज से होने वाली बीमारी, ये सादे भाषा में हम कह सकते हैं, भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक आम आदमी के लिए बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। इसमें होता ऐसे है कि जब किसी मरीज को या जब किसी नॉर्मल इंसान को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, हेल्थ रिलेटेड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है या थोड़ा बुखार आ जाता है या उनको मोशन नहीं होता है 1-2 दिन, तो वो जाकर गूगल पे इस बारे में सोचते बैठते हैं, काफ़ी सर्च करते हैं और जब भी रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि 100 चीज़ों से वो बीमारी होती है, लेकिन उसमें से जो सबसे घातक होती है, जिससे जानलेवा होती है, वो मान लेते हैं कि हमें वो ही हो गया है। इसे लग रहा था कि उसे पेट से जुड़ी बीमारी है। अपच और पेट साफ नहीं होने की शिकायत थी। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स को सब कुछ नॉर्मल लगा। पीड़ित ने इस भ्रम का इलाज गूगल पर तलाशा। पीड़ित को लगा कि उसे कोलन कैंसर है। बीमारी से घबराए इस युवक ने इंटरनेट पर और वक्त बिताना शुरू कर दिया। न परिवार वालों से बात करता और न ही दोस्तों से मुलाकात। इसी स्थिति को मेडिकल भाषा में साइबर कॉन्ड्रिया कहा जाता है। ऐसा ही एक पेशेंट हमने देखा है जिसमें उसे कभी कभी वॉमिटिंग हो रही थी, कभी कभी उसको लूज स्टूल्स पास हो रहे थे, जो एक नॉर्मल सी बात है, इंडिजेशन से भी होता है, इन्फेक्शन से होता है। लेकिन डॉक्टरों ने बार बार समझाने के बावजूद, सभी टेस्ट नॉर्मल आने के बावजूद उनको लगता है कि उन्हें कैंसर हो गया है। वो हमेशा गूगल पे जाके, WebMD पे जाके, विकीपीडिया पे जाके उस पर गूगल करते रहते हैं कि, और ये भरोसा उन्हें हो गया है कि उन्हें कोई तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। ये बात 4 महीने पुरानी है। 4 महीने में डॉक्टर्स इसकी 6 बार काउंसलिंग कर चुके हैं, जिसके बाद इसे समझ में आया कि उसे दरअसल कोई बीमारी है ही नहीं। शरीर में किसी प्रकार की समस्या होने पर गूगल पर उसके बारे में टोह लेने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके बाद लोगों को यह पता नहीं होता है कि उन्हें रुकना कहां पर है। सही तरीका तो यह है कि जब चिकित्सक किसी को किसी बीमारी के बारे में पुष्टि कर दे, तब उस बीमारी के बारे में गूगल पर जानकारी जुटाना फायदे का सौदा है। लेकिन चिकित्सक के बिना लक्षणों के आधार पर खुद का इलाज करना गूगल पर नुकसानदायक है। कैमरा पर्सन संजय रोकड़े के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मुंबई। और ये जो लत है इसे कहते हैं साइबर कॉन्ड्रिया, और साइबर कॉन्ड्रिया नौजवानों में खास तौर पे बहुत तेजी से फैल रहा है। लोगों को दरअसल पता चलता नहीं है, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। और जो जानकार है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो मानते हैं
कि ये बीमारी आने वाले दिनों में और बढ़ने जा रही है। नई पीढ़ी की नई बीमारी साइबरकॉन्ड्रिया। इंटरनेट पर सर्चिंग की लत ऐसी हो गई है कि एक छोटी सी फुंसी को लोग कैंसर और सरदर्द को ब्रेन ट्यूमर समझकर डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। बीमारी से जुड़े लक्षणों की सर्चिंग, बीमारी के लक्षण खुद में देखना, वेबसाइट पर जाकर इलाज खोजना, ज्यादातर वक्त इंटरनेट पर बिताना, सामाजिक मेलझोल से दूर रहना, डॉक्टरों से ज्यादा गूगल को महत्व। डॉक्टरों का कहना है कि गुजरते वक्त के साथ साथ साइबरकॉन्ड्रिया और भी घातक रूप लेता जा रहा है, लिहाजा वक्त रहते सावधान हो जाना चाहिए। जब किसी मरीज को या जब किसी नॉर्मल इंसान को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, हेल्थ रिलेटेड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है या थोड़ा बुखार आ जाता है या उनको मोशन नहीं होता है 1-2 दिन, तो वो जाकर गूगल पे इस बारे में सोचते बैठते हैं, काफी सर्च करते हैं। इंटरनेट से सर्च कर खुद इलाज करना इसलिए भी खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि ये सीधे आपके दिमाग और याददाश्त पर अटैक करता है। ज्यादा सर्चिंग ज्यादा खतरा, याददाश्त के लिए खतरा, पिछली पीढ़ी से कम हुई याददाश्त, हर बात पर गूगल करने से भूलने की आदत, याददाश्त संबंधी कई समस्याएं। इंटरनेट ने जिंदगी को आसान बनाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है, लिहाजा गूगल कीजिए लेकिन लत मत पालिए। अंकुश जायसवाल, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मुंबई। जी, और इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण यह है कि जब आप मैसेज टाइप करते हैं मोबाइल फोन पे, तो मैसेज टाइप करते करते कई दफे ऐसा होता है कि जो स्पेलिंग आज से 2-3-4 साल पहले आपको अच्छे से याद होती थी, आप अच्छे से उसको जानते थे और वो मैसेज टाइप करके भेज देते थे, लेकिन जब से सेल्फ ऑटो करेक्शन मोड आ गया है मोबाइल फोन्स में स्पेलिंग का, तब से आपको स्पेलिंग भी याद रहना कम हो गई हैं। ये इंटरनेट का एक दुष्प्रभाव भी है। बहरहाल, साइबरकॉन्ड्रिया से बचा कैसे जाए साहब, ये बड़ी बात है। तो साइबरकॉन्ड्रिया की जो जानकारी है वो होना जरूरी है, लेकिन बेवजह बीमारी का भ्रम ना पाल लें कि हुई छोटी सी फुंसी है, आप उसको कैंसर समझ बैठे हैं। सिर में दर्द हो रहा है, आप उसको बेवजह माइग्रेन समझ बैठे हैं, क्योंकि नेट में आपने पढ़ा है। तो जो आपने पढ़ा है, आप अपने साथ वैसा हो रहा है, यह भ्रम सबसे पहले दिमाग से निकालना होगा। फिर बीमारी महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलना है। अच्छा, ये साइबर साइकोलॉजी जर्नल की ये फाइंडिंग्स है जो हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, खुद इलाज करने की कोशिश ना करें। कुछ लोग होते हैं कि जो खुद डॉक्टर बन जाते हैं, दवाई की दुकान में चले गए, साहब ये बीमारी, ये दवा दे दो, फिर दूसरे के यहां चले गए। तो आप खुद से कृपया डॉक्टर ना बने, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखाएं, ईमानदार सलाह लें और खुद को इस बीमारी के चंगुल में फंसने से रोकें। जी, तो हमारी विशेष बुलेटिन खबरों की खबर में फिलहाल अभी इतना ही, लेकिन आपके अपने चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, इसलिए आप देख रहे हैं और देखते रहिए। नमस्कार।